जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आज। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी बुक स्टार्ट करने वाले, एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, ये आपकी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, दोनों तीनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों बुक्स में आती है। सीबीएसई में मेरे ख्याल से जब मैं था तो ये 11th में आती थी। ठीक है, अब शायद सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया है। ठीक है, लेकिन ये बुक आती है, 11th में आती है, 12th में आती है, तो कन्फर्म है। ठीक है, यूपी बोर्ड में भी आती है। यूपी बोर्ड में आपकी बुक जो आती है 11th में आती है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में भी आती है चीज़ें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बहुत कुछ पढ़ेंगे, एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे, भारत और उनके पड़ोसी देशों से संबंध कैसे रहे, उनका आर्थिक, उनके बीच में जो आर्थिक क्या कहते हैं, आर्थिक आधार पर तुलना करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है। क्या कहते हैं ना, अगर आप आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना, यदि आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं, 3 से 4 क्लासेस इसके डेमो होने वाले। डेमो होने के बाद ही पूरे कोर्स को परचेज़ कीजिएगा, समझने की अच्छी तरह जब आपको वीडियो से तसल्ली हो जाए। ठीक है, तो आपको ज्वाइन कैसे करना है उसको देख लीजिए, और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सामने आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इस पर लिखा होगा आशीष भंडारी। मेरा नाम आशीष भंडारी है। 9278032677 को उसका, ये मेरा नंबर है। इस पर आपको स्कैन करके आपको 201 रुपये की पेमेंट करनी है। 201, कितने रुपए की? 201, मतलब कि 201 रुपये पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, 9278032677। ठीक है, ये मेरा नंबर है। जैसे ही आपने इस पर अपनी स्क्रीनशॉट भेजा, जो आप अपनी पेमेंट करा है, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ग्रुप में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो देख लीजिए। पीडीएफ मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी हमारी। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मतलब कि जो हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, वो आपके बिल्कुल पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो इन्हीं में से फंसेंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला। अगर आपने इस साल का इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं देखा है, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, तो जाके देखो। और हमारे जो पिछले क्लासेज, जिन बच्चों ने क्लासेज ली, उनसे समझ सकते हो कि उन क्या क्या कितना पेपर फंसा था। 95%, 99% पेपर फंसा था पूरा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का, डिट्टो, सारा का सारा। ठीक है, देख सकते हो हमारी की तैयारी कहाँ तक, क्योंकि हम जो पेपर होते हैं ना, जो मैंने आपको सिलेबस बनाया गया है, कोर्स बनाया गया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, ना इससे बाहर ना उससे कम, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाले हैं, सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको विद मेरे लाइव अपेयरेंस के साथ। ठीक, कभी कभी लाइव क्लासेस भी होती है आपकी। ठीक है, और आपकी जो पेमेंट आपको सिर्फ एक बार करनी है, वन टाइम में पेमेंट करनी है, सिर्फ 201 रुपये की। 201 रुपये की पेमेंट, और आपको इंडियन इकोनॉमी से छुटकारा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई सेल्स नहीं चल रही है, सर मजाक 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 में लेना है इस चीज़ को। ठीक है, और मेरे मिलने वाली है आपको पर्सनल गाइडेंस। अब आप बोलोगे इस इंसान की हमें पर्सनल गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत पड़ी थी है। अब मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए आपको। मेरे ग्रेजुएशन कर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, पीजी कर रहा हूँ फ्रॉम एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स इन हिस्ट्री। ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का। ठीक है, और हमारे न्यू सारे एनसीईआरटी कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं। अगर चैनल पे नहीं देखें तो जाके देख सकते हो, अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अरे उसको कैसे ज्वाइन कर रहा, तो वीडियो के मैंने शुरुआत में वो भी बता रखा है, जब आप ज्वाइन करो, जब जाके वीडियो देखोगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सामने आपको दिख रहा होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लाइड दूसरी आ जाते हैं। हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने वाले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की स्थिति कैसी थी उसको समझेंगे, और उसके बाद किस तरह की स्थिति हुई है और क्या अंतर आया अभी तक का। ठीक है, वो पढ़ने वाले इस पूरी स्लाइड के अंदर। आज के चैप्टर में हम सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, मतलब कि अर्थव्यवस्था के कौन से भाग की बात करने वाले हैं? कृषि की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता था पहले कैसे भारत की कैसी स्थिति थी, और अब कैसी स्थिति है, स्वतंत्रता के बाद कैसी स्थिति आ गई है। ठीक है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औपनिवेशिक शासन के तहत भारत में निम्न स्तर का आर्थिक विकास और निम्न अर्थव्यवस्था थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया पोजेसेस लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमिक अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब यहाँ पर है, जब अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने क्या करा, भारत को अच्छी तरह लूटा, जिसके कारण क्या हुआ, जो भारत का आर्थिक विकास था रुक गया। मतलब कि अंग्रेजों ने इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा सारा ले जाके कहाँ छोड़ा?
ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी जी ने एक सिद्धांत दिया था, पता होगा ना, सिद्धा थ्योरी दी थी, धन निष्कासन सिद्धांत है ना, निष्कासन सिद्धांत है ना। उन्होंने बताया था कि जो अंग्रेज क्या करते हैं, भारत को एक सिर्फ कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का एक उत्पादन बाजार के रूप में देखते हैं। कच्चा माल यहाँ से ले जाते हैं, तैयार करके लेके आते हैं और बाजार यहाँ के बाज़ारों में तैयार माल बेच देते हैं, जिससे जो इनकी आय होती है वो कहाँ ले जाते हैं, वो अंग्रेज। और इनका एकमात्र उद्देश्य भारत का शोषण करना है। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औपनिवेशिक शासन के तहत भारत में निम्न स्तर का आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिर अर्थव्यवस्था थी। मतलब कि ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसकी विकास नहीं हो रही है। अगर आज आप देखो 19 हमारा टारगेट क्या है, 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनना है। विकसित भारत समझते हो? विकसित भारत मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या बन जाएगी, विकसित बन जाएगी। पूरे विश्व को 3 भागों में बांट रखा है अर्थव्यवस्था के हिसाब पर, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था मतलब कि जिसको क्या बोलते हैं, जो बहुत ही उन्नत है तकनीक में, वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेशनल इनकम, लोगों की बहुत इनकम ज़्यादा है ना देश का, उसका जो आर्थिक विकास है बहुत ऊपर है ना। वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत हाई है ना। जीवन जीने की जो क्या कहते हैं दर है बहुत उच्च है वहाँ पे। विकसित देशों, विकासशील देशों में उससे थोड़ा कम, और अल्प विकसित देश जो होते हैं वो थोड़े गरीब देश होते हैं, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे देश है ना। भारत कौन सी श्रेणी में आता है? भारत आता है विकासशील देश में। समझ में आएगा? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आर्थिक विकास क्या था? बहुत ही कम था, बहुत ही निम्न स्तर का था। ठीक है ना, कुछ हो ही नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था वो भी समझेंगे आगे जाके। ठीक है, और स्थिर अर्थव्यवस्था मतलब कि अर्थव्यवस्था आज जो 5 हमारा टारगेट क्या है, 2047 तक में क्या बन रहा है, एक विकसित भारत बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या कितने कितने IMF हो गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला है कि भारत को जो विकास करना पड़ेगा 8% की दर से करना पड़ेगा। आज अभी आ रही है 6, 6.5, 7 इसके बराबर आ रही है। तो समझ पा रहे 47 तक में कौन सी विकास दर तक विकास करना पड़ेगा? 8 की दर से, 8 से 8.5 के बीच में, तब जाके वो उस लक्ष्य आर पार होगा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उस समय स्थिति क्या थी, ये बिल्कुल थी नहीं, बिल्कुल -1 -2 ऐसी थी। समझ आ गया? स्थिर अर्थव्यवस्था थी। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। ऑन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अपने कॉलोनियल, अब समझते हैं कॉलोनियल रूल क्या होता है। ठीक है, औपनिवेशिक शासन जिसको हिंदी में बोलते हैं। इट रेफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन 2 कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री इज द कॉलोनी एंड द अदर रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। औपनिवेशिक शासन एक दो देशों के बीच की व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसके तहत एक देश उपनिवेश होता है और शासक देश उपनिवेश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करता है। जैसे कि जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत को अपना उन्होंने क्या बना लिया, उपनिवेश बना लिया, कॉलोनी बना ली। वहाँ पे आप रहते थे, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया करते थे, शोषण किया करते, हरेश किया करते थे। ठीक है, और यहाँ के जितने भी क्या कहते हैं इकोनॉमिक डिसीजन थे, ठीक है ना, भारत कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाएगा। यहाँ से कच्ची चीज़ें लेके जाएंगे, जैसे कि कपास लेके जाएंगे हम वहाँ पे। ठीक है, लकड़ियाँ लेके जाएंगे यहाँ से हम। ठीक है, यहाँ से लौह इस्पात लेके जाएंगे और वहाँ पे तैयार करेंगे उसको, है ना। और वहाँ से जो तैयार माल होगा शर्ट बना के यहाँ बेचेंगे हम। समझ पा रहे हो? तो तैयार चीज़ें होंगे और उनको बड़ी मात्रा में बेचेंगे, बड़ी मात्रा में और बड़े दामों में बेचेंगे, जिससे क्या हो, हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, उन्होंने क्या करा दिया, आयात पर बहुत ज़्यादा शुल्क करा दिए और निर्यात पर भी बहुत बड़े ज़्यादा शुल्क लगा दिए। समझ पा रहे हो? मतलब कि अगर भारतीय लोग क्या कहते हैं, यदि देखते हो, ठीक है, अगर भारतीय 2 सेकंड रुकिए, अगर भारतीय लोग आयात करते हैं, चीज़ों को मंगवाते हैं दूसरे देशों से, तब भी उनको बहुत नुकसान हो रहा था। क्यों? निर्यात कर रहे थे तो बहुत नुकसान हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा शुल्क देना पड़ता था सरकार को। जब कोई देश की सरकार, अगर मान के चले उस देश की सरकार में आप रहते हो और आपको भारत चीज़ बेचनी है तो आपको एक शुल्क देना पड़ता है, उसको बोलते हैं निर्यात शुल्क। ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं, है ना। इसको कस्टम ड्यूटी मतलब कि इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं बाहर चीज़ें। तो ये ज़्यादा था और इससे क्या हुआ,
यह भारत की चीज़ें वहाँ जाके बहुत महंगी हो जाया करती थी और कंपटीशन में नहीं उतर पाती थी। मतलब कि अगर मान के चलिए कोई चीज़ 10 रुपए की बिक रही है वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर, अगर उस पर हमने एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो क्या होगा, वो महंगी हो जाएगी। वो कितने की बिकी, 15 की। ठीक है, इससे क्या होगा, अब लोग क्या करेंगे, उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो डिमांड चैप्टर आता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स कमोडिटीज प्राइस। मतलब कि किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। जैसे उसकी कीमत बढ़ेंगे लोग उसकी खरीदारी कम करेंगे, समझ में आ गया, और वो चीज़ पिछड़ जाएगी। ऐसी ब्रिटेन में होता था, और भारत के लोगों को, भारत की चीज़ों को कोई खरीदता नहीं था, जिससे क्या होता था, भारत में उनकी मांग कम हो जाया करती थी। जो स्थानीय उद्योग थे वो चौपट हो जाया करते थे। इसी तरीके से भारत के लोग अंग्रेज़ क्या करते थे, अपनी चीज़ें लेके आते थे, बहुत जल्दी जल्दी बनाते थे क्योंकि वो मशीनों से बनते थे, ठीक है ना, और वो भारत में बेच दिया करते थे। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? और मशीनों से तैयार माल और भारत में हाथ से तो तैयार माल था, उनकी कोई तुलना नहीं थी। जो मशीन से बनाया गया होगा, जो हाथ से बनाया गया होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। समझ में आ गया आपको? तो कंपटीशन नहीं कर पाते थे, इस तरीके से सारे उद्योग धंधे भारत में जो थे वो चौपट होते थे। निर्यात करते तब भी चौपट हो रहा था, और आयात तो कर ही रहे थे तब भी चौपट हो रहा था। कच्चे माल जितना भी था, ठीक है, वो कौन, हम क्या करते थे, भारत तैयार, क्या कहते हैं, भारत से ले जाके तैयार माल के रूप में भारत में बेचा जाता था। तो इन समझ आ गया। औपनिवेशिक शासन क्या होता है, ये दो देशों के बीच में व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसके तहत एक देश औपनिवेश होता है, मतलब कि गुलाम होता है, और शासक देश जिस पर राज कर रहा था औपनिवेश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करता है। जिस तरीके से ब्रिटेन ने भारत की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया था, तैयार माल का बाजार के रूप में, कच्चे माल के निर्यात के रूप में भारत को बनाया। ठीक है, colonial rule, it refers to a system between two countries under which one country is the colony and other ruling country determines the economic policy of the colony। देख लीजिए, इस तरीके के हालात थे हमारे भैया। भारत में औपनिवेशिक शासन लगभग, मतलब कि वो जो राज था अंग्रेजों ने, लगभग 200 वर्ष तक चला। 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध, और 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। लगभग 100 साल का अंतर था। 190, यहाँ पे 190 साल है मेरे ख्याल से, हाँ 190 साल है ऐसे तो, हाँ 190 साल हो गई, 100 साल हो गए ऊपर, ऐसी बात नहीं। अंग्रेज 1757 में तो क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों को क्या कहते हैं, भारत पर नियंत्रण काबिल हुआ था। उससे पहले ही अंग्रेज भारत में आ गए थे, बहुत सी जगहों पर उन्होंने अपनी शक्ति जमाना शुरू कर दिया था। 1757 में जाके उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय देश का शोषण किया, ठीक है, 200 सालों तक। इन इंडिया द कॉलोनियल रूल स्टेज अराउंड 200 ईयर्स, 1757 to 1947, अंडर विच द ब्रिटिश एक्सप्लोइटेड द इंडियन कंट्री। और भारत का सही तरीके से एक्सप्लोइट किया और वहाँ का बहुत तरीके से शोषण किया। औपनिवेशिक शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। जब भारत गुलाम नहीं था, ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है, कृषि उनके लिए रोजगार और जीविका का मुख्य स्रोत थी। हमारे देश के लोग लगभग 85% अर्थव्यवस्था अपनी जीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से प्राप्त करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द लिवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। अराउंड 85 कंट्री डिराइव्ड देयर लिवलीहुड डायरेक्टली द इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। मतलब कि 85% लोग अंग्रेजों से पहले, आने से पहले किस पर निर्भर करा करते थे, आपके कृषि पर, खेतीबाड़ी पर। समझ आ गया, ये खेतीबाड़ी हो गया। किसान केवल वही फसलें उगाते थे जो उसे अपने उपयोग के लिए आवश्यकता होती थी। उसे गांव के कारीगर के साथ साझा करते थे, जो उसे साधारण निर्माण सामग्री प्रदान करता था, उसकी उस जिस जिस जिसकी उसे घरेलू खपत के लिए आवश्यकता होती थी, जिसको बोलते हैं हम वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना, बार्टर सिस्टम उसको बोलते हैं। मान के चलो, आप एक इंसान को ज़रूरत है, क्या कहते हैं, गेहूं की, और दूसरा इंसान को बाल काटना आता है, तो हम क्या करेंगे, उसको गेहूं दे देंगे और वो हमारा बाल काट देगा, और है ना, यही होता था उस टाइम पे। ठीक है, अंग्रेज़ों के आने से पहले किसान केवल वही फसलें उगाते थे जो उसे उपयोग के लिए आवश्यकता होती थी। मतलब कि जो उनको लगता था कि हाँ हमारे खाने के लिए ज़रूरी है तो हमें ये उगाना चाहिए।
और उसे गाँव के कारीगर के साथ साझा करा करते थे। मतलब कि जो अन्य लोग जो लोग काम कृषि का कार्य नहीं करते, दूसरे काम करा करते थे, अनाज के बदले वो क्या कहते हैं उन लोगों का काम कर दिया करते थे। उसे साधारण निर्माण सामग्री प्रदान करा करते थे, मतलब कि कुछ भी चीज़ लेनी हो, ईंटें लेके आनी हो, कुछ भी लेके आनी हो, उनसे वो ले लिया करते थे खाने के सामान बेच के, जिससे जिसकी उसकी घरेलू खपत के लिए आवश्यकता होती थी। द farmer raised only those crops which we needed on his own use and shared the sum with the village artisans who supplied him with the simple manufacturer that he needed for his domestic consumption। समझे आ गया? India was the famous for its handcraft industries and the over the globe. India was the सोने की चिड़िया इकोनॉमी। ठीक है। भारत अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। भारत जो थे, जो उद्योग थे वो हाथों से बहुत सारे उद्योग, जैसे कि तैयार कपड़ा कपड़ा तैयार करना, उस पर रंगाई करना, उस पर बुनाई करना, उस पर कढ़ाई करना। भारत का जो कपड़ा होता था, उस जब ब्रिटेन के अंदर आपका औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, मतलब उद्योगों की स्थापना नहीं होती थी, ब्रिटेन जो भारत से ही चीज़ें ले जाया करता था। यहाँ ब्रिटेन ही नहीं, यूरोप में भी भारत के तैयार माल की बहुत मांग थी, क्योंकि उसकी क्वालिटी थी बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, बहुत ही अच्छी दिखा करती थी। सब ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, यूरोप हो गया, पूरे यूरोप में भारत के माल की बहुत ही चर्चा थी। ठीक है, और भारत क्या करते थे, यहाँ से चीज़ें बेचा करता था और वहाँ से पैसा भारत में आता था। इसलिए धीरे धीरे करके भारत क्या बन गया, सोने की चिड़िया। समझ में आ गया? इंडिया वाज द फेमस फॉर इट्स हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द ग्लोब। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कृषि क्षेत्र की विशेषताएं इस प्रकार थी। मतलब कि जब भारत आज़ाद होने वाला था, उस टाइम क्या हुआ, भारत कैसी स्थिति कर गई। मतलब कि जब अंग्रेज नहीं आए थे और जब अंग्रेज जाने वाले थे, तो उस बीच अर्थव्यवस्था का कितना अंतर आया। ठीक है, समझे? जमींदारी प्रणाली, भूमि कार्यकाल प्रणाली इसको बोलते हैं, है ना। मतलब कि इसको बोलते हैं जमींदारी प्रणाली। क्या बोलते हैं, देखो इसमें क्या होता था, एक इंसान को पूरे गांव के एक जमींदार बना दिया करता था। उसका काम क्या हुआ करता था, उसका काम ये हुआ करता था कि जब साल में जब खेती हुआ करती थी, और क्या कहते हैं, तो उसको टैक्स इकट्ठा करना पड़ता। टैक्स किस रूप में इकट्ठा करता था, अनाज के रूप में। तो किसानों ने अनाज रखा, और किसानों से बोल दिया जाता था कि आपको इतना लगान देना है या टैक्स देना है, या फिर वो लगान वो किस रूप में दिया करते थे, वो क्या जो उनकी फसल होती थी उसके रूप में दिया करते थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ज़मींदारों का काम क्या करता था, इनसे इनका लगान वसूल करना। ठीक है, इस प्रणाली के तहत भूमि का स्वामित्व अधिकार किसानों से जमींदारों को हस्तांतरित कर दिया गया। कहने का मतलब ये था कि जो जमींदार थे, जहाँ वो ज़मीन के असली मालिक थे, ना कि जो किसान जो उस भूमि पर कृषि या खेती बाड़ी कर रहे थे होते थे। समझ में आ गया? मतलब किसान असली मालिक नहीं था, जमींदार था। अगर किसान अपना कर्ज, या फिर कहा जाए तो अपना लगान या फिर टैक्स देने में, या फिर अपनी फसल का एक भाग सरकार को देने में असमर्थ होता था, तो उसकी ज़मीन उसको बेदखल कर दिया जाता था। यानी जमींदार भूमि के नाममात्र मुखिया थे। उन्हें भू राजस्व के रूप में सरकार की कुछ निश्चित भुगतान करना पड़ता था, और कुछ मुफ्त देना पड़ता था। टीलर से लगान के रूप में जितना चाहे उतना निकाले। मतलब कि अ, सरकार ने ये बोल दिया कि ज़मींदारों को इस गांव से हम इतना लेने वाले हैं। तो सरकार ज़मींदार का काम होता था क्या था, कि वो क्या कहते हैं, उसको मान के चलिए 100 टन गेहूँ एक गांव से लेना है ज़मींदार को। तो ज़मींदार क्या करेगा, गांव वाले से बोलेगा कि इतना इतना तुम्हें करना है। और जो भी इंसान नहीं दे पाता था, 100 टन नहीं हो पाता, तो गाँव क्या कहते हैं, इन ज़मींदारों को हटा भी दिया जाता था। तो इसलिए ज़मींदार क्या करते थे, इन किसानों को शोषण किया करते थे, बोलते थे, जानबूझकर उनको मारा करते थे, बोला करते थे करो वरना बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, और किसानों के पास मजबूरी थी, क्योंकि वो मालिक थे ही नहीं इस ज़मीन के। जमींदारी सिस्टम, लैंड टेन्योर सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड was transferred from the farmers to the zamindar. Example, zamindar were the nominal head of the land. They were to pay fixed sum of the government by
वे ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश फ्रॉम द टिलर। मतलब कि जितनी लगान, जैसे मान के लो 100 टन देना है और उनके पास आया 150 टन, तो 100 टन किसको दिया करते थे? सरकार को, अंग्रेजों को। 50 टन अपने पास रख लिया करते थे, जो बचता था वो अपने पास रख लिया करते थे। दूसरी ओर जमींदार अपनी राजस्व आय को जीवन की विलासिता पर खर्च करते थे। कृषि के विकास के लिए बहुत कम या थोड़ा कोई निवेश नहीं किया करते थे। द जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन दी लग्जरियस ऑफ लाइफ, लिटल और नो इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑफ दी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब जमींदार क्या करते थे कि वो क्या करते, जो पैसा आता था, जो पैसा बचता था, उसको अपनी शान और शौकत में खर्च किया करते थे। दिख रहा होगा सामने इमेज। कृषि का व्यवसायीकरण, ठीक है। कृषि का व्यवसायिक मत करना मतलब कि इसका तात्पर्य स्वभोग की बजाय बिक्री की फसलों के उत्पादन से किसानों को नकदी फसलों जैसे कि कपास, जूट, नील के उत्पादन के लिए अधिक कीमत दी गई ताकि वे ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सके। कीमतों के उच्च स्तर ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नकदी फसलें पैदा करने के लिए मजबूर किया। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, it refers to the production of crop of sale rather than of self-consumption. Farmers were given high price of production of each crops like cotton, jute, indigo, so they could use them as raw material of British industries. High level of prices forced to farmer to produce cash crop rather than food crops. मतलब कि जो किसान थे उनको क्या कहा जाता था कि आप ऐसी फसल उगाओ जिसको हम कच्चे माल के रूप में यूज़ कर सके। जिससे कि कपास, कपास का यूज़ किस में होता है? आपके कपड़े बना, जूट का भी प्रयोग किसमें होता है? कपड़े बनाने और बोरे बनाने। नील का यूज़ क्या होता था उस टाइम पे? रंगाई करने के लिए। उस टाइम पे भारत से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से तैयार करके भारत में ही बेचा करते थे, ठीक है। तो इनको किसानों को बोला जाता था कि आप क्या कहते हैं, जो आप फसल खाने के लिए उगाते हो उनको उगाओ, ये क्या कहते हैं, व्यापारिक फसलें उगाओ, जिससे क्या हो, हम कच्चे माल के रूप में इनको यूज़ कर सके। और इनको जो कीमत होती थी, इनकी कीमत भी ज़्यादा हुआ करती थी आम फसलों से, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ, जब किसानों को इन किसानों को ज़बरदस्ती भी बोला जाता था, उनको शोषण के अगर नहीं करोगे तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा ज़मीन से, तो उनको मजबूरन भी करना पड़ता था, मजबूरन काम करना पड़ता था, ठीक है। तो किसानों ने क्या करा, इनको उगाया। लेकिन एक समय ऐसा, कभी कभार ऐसा आया करता था कि क्या होता था कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने ज़मीन तो उनके पास निश्चित थी, उनको उसने क्या कहाँ यूज़ कर लिया, नकदी फसल उगाने के लिए। समझ में आ गया? जिससे क्या होता था, वहाँ पे आए दिन अकाल पड़ता था, मतलब कि बहुत से लोग भुखमरी के कारण मर जाया करते थे। उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादकता का तात्पर्य प्रति हेक्टर भूमि पर होने वाले उत्पादन से। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीयों की उत्पादकता निम्नलिखित कारणों से बहुत कम थी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन। मतलब कि एक भूमि से कितना, क्या कहते हैं, कितना अनाज पैदा हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम प्रोडक्टिविटी, या फिर हम बोलते हैं उत्पादकता, ठीक है। देखो, आज जो खेती होती है ना, उसकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, जो पहले हुआ करती थी वो कम थी। अब एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूँगा ऐसा क्यों था, ठीक है। और जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे उस टाइम पे ऐसा क्यों था, भारत की जो उत्पादकता था भी बहुत बहुत कम क्यों थी, प्रोडक्टिविटी लो क्यों थी, ठीक है। सामने आपको दिख रहा होगा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है। देखो एक चार्ट देखा है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव। लोगों के पास क्या कहते हैं, सिंचाई सुविधा नहीं थी, ठीक है। बहुत कम सिंचाई नहरें बिछी हुई थी, कुएँ ढंग के नहीं थे, क्या कहते हैं, आपका ट्यूबवेल नहीं हुआ करता था। लोगों को क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को किस पर निर्भर रहना पड़ता था, कृषि वर्षा पर, मानसून पर। और जिस साल मानसून ढंग से वर्षा नहीं करता था, जिस साल वर्षा ढंग से नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर खेती बाड़ी भी ढंग से नहीं हो पाती थी। इसी कारण वहाँ पे कभी कभार क्या होता था, अकाल पड़ जाता था। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो कृषि थी वो किस पर निर्भर करती थी, मानसून पर या वर्षा पर। और जिस साल वर्षा पैदा ढंग से नहीं हुई, और आज भी भारत में बहुत सी ऐसी जगहें हैं, आज बहुत कम है लेकिन ऐसी जगहें हैं अभी भी, जो किस पर निर्भर करती है, कृषि वर्षा पर। मानसून आएगा तभी कृषि अच्छी होगी।
तो उस टाइम क्या था, उस टाइम सिंचाई के अच्छे साधन नहीं थे, तो क्या कहते थे, जब वर्षा जिस साल नहीं हुई तो क्या हुआ, वो खेती अच्छी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, वर्षा पर निर्भरता थी, समझ में आ गया। ठीक है ना, डिपेंडेंस ऑफ नो मीन्स और इंसेंटिव इन इन्वेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि में निवेश के लिए कोई साधन या प्रोत्साहन नहीं। अंग्रेज जो थे उनका एकमात्र उद्देश्य भारत का शोषण करना, जितना भी पैसा कमाया जाए वो कहाँ ले जाना, अपने पास ले जाना, ब्रिटेन में। ठीक है, जैसे आज भारत में बहुत, भारत सरकार क्या बहुत सारे काम करती है हमारे लिए, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं मृदा कार्ड बनाती है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कृषि क्रेडिट कार्ड बनाती है ना, किसानों को लोन प्रोवाइड करती है ना, तो बहुत सारे काम कर रही है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं ग्रामोदय योजना, सड़क, है ना, बहुत सारी योजना काम कर रही है। लेकिन पहले की सरकार गाँव के लिए, कृषि के लिए क्या कहते हैं नहीं करती थी इतना काम, समझ पा रहे हो, जो आज के जो यूज़ करते, आज की सरकार करती है, समझ आ गया। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उस टाइम टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो ऐसा तो नहीं हैंड पंप था कोई, सॉरी ऐसा तो था नहीं, ट्यूबवेल हुआ करते थे बहुत सारे, हुआ भी करते तो एक जगह हुआ, एक दो जगह ही, वो भी डीजल से चला करते थे, तो बहुत लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत लो थी। ठीक है, नेग्लिजेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों का नगण्य उपयोग, उर्वरक समझते हो, खाद, पोटास, ये सब होती है ना, आज जो यूरिया पोटास यूज़ होता है खेती के लिए, जो क्या कहता है फसल को पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स देती है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, वो पहले यूज़ नहीं होते थे। आज कितना यूज़ होता है, जिसके कारण क्या फसल की उत्पादकता बढ़ रही है, लेकिन वर्तमान में इसके कुछ नुकसान भी हैं, मिट्टी भी खराब हो रही है, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा इन उर्वरकों का प्रयोग नहीं हुआ करता, जिससे क्या उत्पादकता बहुत कम हुआ करती थी, समझ आ गया। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादन का निम्न स्तर, कारण क्या था, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, और क्या था, डिपेंडेंस ऑन रेन, वर्षा पर निर्भरता, नो मीन्स और इंसेंटिव टू लेवल टू एग्रीकल्चर, कृषि में निवेश के लिए कोई साधन या प्रोत्साहन नहीं था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक का नगण्य उपयोग, समझ आ गया। ये हाथ जोड़े खड़े हैं, दिखा, बोला वर्षा हो जाए भाई, वर्षा हो जाए प्लीज़। उच्च स्तर की अनिश्चितता, अब ये क्या कहना चाहता है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी, मतलब कि औपनिवेशिक काल के दौरान सिंचाई का मुख्य स्रोत वर्षा थी, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर की अनिश्चितता थी, यानी अच्छी बारिश का मतलब अच्छा उत्पादन, और जबकि कम बारिश का कारण उत्पादन का निम्न स्तर। जिस साल बारिश ढंग से होती थी उस साल खेती बाड़ी भी बहुत हुआ करती थी, लेकिन जिस साल खेती वर्षा कम हुई उस साल क्या हुआ करती थी, वहाँ पे अकाल भी पड़ा करता था, लोगों के पास खाने को नहीं हुआ, जैसे बंगाल में, बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश या तो अकाल भी पड़ा करते थे। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन वाज रेनफॉल, इरीगेशन का मेन सोर्स क्या था, रेनफॉल, which resulted in high level of earth uncertainty. Example, good rainfall implied good output, whereas poor rainfall resulted in low level of output, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चलते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस किए और करना है तो आपको बता दिया गया, वैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कोर्स की एक दो क्लासेस देख लीजिए, अब आपको जब पसंद आए तो अभी ज्वाइन कीजिए, और मुझे पता है एक बार आपने क्लासेस देख ली तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपके लिए थोड़ा सा मैसेज है, ठीक है ना, अगर कोई भी इंसान क्या कहते हैं, अगर चाहे, अगर उसका मन हो तो आसपास के एनवायरनमेंट पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। धीरे, आजकल का एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, हम विकास के कारण क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद।